बिहार जिसने भारत को आचार्य चाणक्य, आचार्य आर्यभट्ट, वाल्मीकि रामायण, नालंदा का ज्ञान और अशोकादि ग्रेट जैसा राजा दिया। वो बिहार जिसने हमें गौतम बुद्ध और महावीर स्वामी जैसे ज्ञानी दिए। जहां आज से हजारों साल पहले पाटलिपुत्र और वैशाली जैसे सिटीज हुआ करते थे, जिन्हें भारत का गढ़ कहा जाता था। जहां के हिस्ट्री और कल्चर को आज भी लोग बड़ी गर्व से बताते हैं, क्योंकि भारत की पहचान कहे जाने वाले अशोक स्तंभ की बात हो या फिर आईपीएस और आईएएस की आर्मी, ये सब हमें बिहार ने दिया है। बट ये सब सुनने के बाद माइंड में ये क्वेश्चन आता है कि एक समय जो बिहार भारत का गढ़ कहा जाता था और जिसे भारत का शाइनिंग स्टार कहा जाता था, आज वही बिहार एक बीमारू स्टेट कैसे बन गया और क्यों आज लोग बिहारी शब्द को एक गाली की तरह यूज करते हैं। इसीलिए आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि बिहार जो एक समय इतना समृद्ध हुआ करता था, वो आज इतना पीछे क्यों रह गया। ये सही बात है कि कोई बड़ा उद्योग यहाँ कोई आना नहीं चाहता। ये चारों तरफ कहीं कोई समुद्र नहीं, जो समुद्र के नजदीक वाले इलाके होते हैं वहीं पर लोग लगाते हैं। 6 लाख छात्रों ने प्रारंभिक परीक्षा दी थी, लेकिन पेपर लीक के बाद बीपीएससी पर सवाल उठने लगे, जिसके बाद आनंद फानंद में कमेटी बनाकर जांच के आदेश दिए गए। भारी संख्या में लगभग 4.5 लाख रुपए कैश बरामद हुए। साथ में जो है आप देख सकते हैं कि सोने के जेवरात भी बरामद किए गए हैं और एक हीरा भी है, वो भी जो है। होटल में नौकरी करता है, दूसरा का होटल में नौकरी करके प्लेट धोकर किसी का 5,000 रुपया देता है, किसी का 3,000 रुपया देता है। अभी भटक रहे हैं। फैक्ट्री हम तो कहते हैं माने जो सरकार आवे उसको हम भगवान मानेंगे। अगर हमें आज के बिहार की कंडीशन को अच्छे से जानना है तो उसके लिए हमें हिस्ट्री में जाना पड़ेगा। ऑलमोस्ट आज से 200 साल पहले, जब बंगाल प्रेसिडेंसी के ऊपर ईस्ट इंडिया कंपनी का कंट्रोल हुआ करता था और आज का जो मॉडर्न बिहार हमें देखने को मिलता है वो बंगाल प्रेसिडेंसी के अंदर हुआ करता था। और उस समय 1790s के अंदर जो बंगाल प्रेसिडेंसी थी वो सबसे ज्यादा रेवेन्यू भी कलेक्ट करती थी और ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए वो इतना ज्यादा रेवेन्यू कलेक्ट करती थी कि वो मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंसी को दोनों को मिलाने के बाद भी उससे ज्यादा हुआ करता था। और बंगाल प्रेसिडेंसी का जो मेजर रेवेन्यू था वो एग्रीकल्चर से आया करता था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए बंगाल प्रेसिडेंसी बहुत अच्छा रेवेन्यू तो जनरेट कर रही थी, बट ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि उसको ये अच्छे से मॉनिटर नहीं कर पा रहे थे, जिससे उनको टैक्स कलेक्शन के अंदर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ रही थी। इसलिए उस समय के जो बंगाल प्रेसिडेंसी के गवर्नर जनरल थे, उन्होंने ये डिसाइड किया कि जो हम टैक्स कलेक्शन का सिस्टम है ये हम जमींदारों को दे देते हैं, जिससे जमींदार टैक्स कलेक्ट करेंगे और हमको दे देंगे। इससे ये हुआ कि जो जमींदार थे और जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, उन दोनों के लिए विन विन सिचुएशन हो गई, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी को अपना टैक्स मिल जाता था और जमींदारों के पास पावर आ चुकी थी, जिससे वो जितने भी फार्मर्स हैं उनको एक्सप्लॉइट कर पाए। अब समय के साथ टैक्स कलेक्शन तो शुरू हो चुका था, बट ईस्ट इंडिया कंपनी के सामने एक और बड़ी प्रॉब्लम आ गई कि जो एग्रीकल्चर से आने वाला रेवेन्यू था वो धीरे धीरे कम हो रहा था, जिससे जो टैक्स कलेक्शन था उसके ऊपर बहुत ज्यादा इंपैक्ट आ रहा था और जो रेवेन्यू बंगाल प्रेसिडेंसी से आ रहा था वो धीरे धीरे कम होने लगा। इसलिए उस समय के गवर्नर जनरल ने 1793 के अंदर ब्रिटिश परमानेंट सेटलमेंट एक्ट को इंट्रोड्यूस किया। अब आप ये सोच रहे होंगे कि अब ये कौन सी बला है, आइए इसको डिटेल में समझते हैं। ये एक्ट ये कहता था कि 1793 के अंदर जितना भी टैक्स आएगा बंगाल प्रेसिडेंसी से, उसका 90% एज अ फिक्स टैक्स लगना शुरू हो जाएगा नेक्स्ट ईयर से, जिसके बाद जितने भी फार्मर्स हैं उनको ये फिक्स टैक्स पे करना पड़ेगा हर साल जमींदारों को। अब इससे ये हुआ कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसके पास तो एक फिक्स टैक्स आने लगा, जिससे उनको टैक्स कलेक्शन मॉनिटर करना और फोरकास्टिंग डेवलपमेंट करना बहुत ज्यादा ईजी हो गया था। बट उस समय जो फार्मर्स थे उनके लिए एक बहुत खराब चीज थी, क्योंकि उनको एक फिक्स टैक्स पे करना पड़ रहा था, भले उनकी क्रॉप अच्छी हो या फिर ना हो, बारिश हो या ना हो, उनकी एग्रीकल्चर खराब हो या फिर कुछ भी हो, उनको टैक्स तो पे करना ही पड़ेगा, जिससे इनडायरेक्टली ईस्ट इंडिया कंपनी का तो फायदा हो रहा था, बट फार्मर्स का बहुत ज्यादा नुकसान। और कई बार जब फार्मर्स टैक्स पे नहीं कर पाते थे तो उनको अपनी जमीन से भी हाथ धोना पड़ता था और ये सारी चीजें फेस करनी पड़ रही थी बिहारी फार्मर्स को अंटिल इंडिपेंडेंस। 1947 के अंदर इंडिया को तो इंडिपेंडेंस मिल गई, बट जो बिहार की कंडीशन थी उसमें बिल्कुल भी फर्क नहीं आया, क्योंकि जो जमींदारी सिस्टम था वो अभी तक पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ था और आजादी के बाद भी जो लैंड रिफॉर्म्स थे उनको अच्छे से इंप्लीमेंट नहीं किया गया बिहार के अंदर, जिस वजह से जो वहां के गरीब लोग थे वो और ज्यादा गरीब हो रहे थे और जो अमीर थे वो और ज्यादा अमीर, और जो वहां के गरीब किसान थे उनको बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइट भी किया जाता था। और इसी गरीबी की वजह से बिहार कई सारी चीजों में पीछे रह गया, जैसे कि एजुकेशन, हेल्थ केयर और डेवलपमेंट। अब ये सब सुनने के बाद आपके माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि जो ब्रिटिश परमानेंट सेटलमेंट एक्ट था ये तो पूरे बंगाल प्रेसिडेंसी में लगाया गया था, जिसमें आज का बांग्लादेश, आसाम, मेघालय, त्रिपुरा, उड़ीसा और झारखंड भी आते हैं, तो सिर्फ
बिहार ही पीछे क्यों रह गया? इस क्वेश्चन का जवाब देने के लिए हमें हमारे सेकंड पॉइंट पे जाना पड़ेगा, जो है फ्रेड इक्वलाइजेशन पॉलिसी। अब फ्रेड इक्वलाइजेशन पॉलिसी को समझने के लिए हम एक एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल, मुझे एक स्टील की फैक्ट्री स्टार्ट करनी है, तो मैं वो फैक्ट्री कहां स्टार्ट करूंगा? वहां जहां पे मेरे को रॉ मटेरियल इजीली मिल जाएगा, या फिर वहां जहां पे रॉ मटेरियल है ही नहीं? ऑब्वियसली वही करूंगा जहां पे मेरे को इजीली रॉ मटेरियल मिल जाए, क्योंकि अगर मैं किसी और स्टेट के अंदर उस फैक्ट्री को खोलता हूं तो मेरे को उस रॉ मटेरियल लाने का ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी पे करना पड़ेगा। जैसे कि जो मेरी स्टील की फैक्ट्री थी वो महाराष्ट्र के अंदर है, और जो मेरा रॉ मटेरियल है वो बिहार से आता है। और फॉर एग्जांपल, जो बिहार से मेरी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है महाराष्ट्र के लिए वो 100 रुपए है, मींस मेरे को मेरे प्रोडक्ट के ऊपर 100 रुपए ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लग रही है। तो ऑब्वियसली जो मेरी फैक्ट्री है उसको मैं महाराष्ट्र के अंदर क्यों खोलूंगा, उसको बिहार के अंदर खोल लेता हूं, और जो मेरी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है 100 रुपए उसको इजीली बचा सकता हूं। और यही एक बहुत बड़ा कारण है कि जिस स्टेट के अंदर रॉ मटेरियल्स ज्यादा होते हैं और जहां पे रॉ मटेरियल्स के डिपॉजिट्स ज्यादा होते हैं वहां पे डेवलपमेंट ज्यादा देखने को मिलती है, और जो इंडस्ट्री, फैक्ट्रीज और जो एम्प्लॉयमेंट है वो भी वहां पे ज्यादा होती है, जिससे वहां की जो इकोनॉमी है वो इजीली ग्रो करनी शुरू हो जाती है, और वहां पे हमें फाइनेंशियल डेवलपमेंट देखने को मिलता है। बट 1952 में एंट्री होती है इंडियन गवर्नमेंट की, और वो ये सोचती है कि जिस स्टेट के पास रॉ मटेरियल नहीं है उसके साथ तो नाइंसाफी हो रही है, क्योंकि जिस स्टेट के पास रॉ मटेरियल होगा वो तो ग्रो कर जाएगा और अच्छे से पैसे कमा लेगा। बट क्या होगा उस स्टेट का जिसके पास अपना रॉ मटेरियल नहीं है, तो वो कैसे ग्रो करेंगे और वहां पे एम्प्लॉयमेंट कैसे मिलेगी? और ये सबको देखते हुए 1952 के अंदर इंडियन गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया फ्रेड इक्वलाइजेशन पॉलिसी को, जो बिहार का सबसे बड़ा श्राप था। अब इस पॉलिसी को समझने के लिए हमें फिर से अपने पुराने वाले एग्जांपल पे जाना पड़ेगा, जहां पर मैं बात कर रहा था कि मैं अपनी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को कम करने के लिए जो मेरी फैक्ट्री महाराष्ट्र के अंदर थी उसको मैं बिहार में शिफ्ट कर दूंगा। बट यहाँ पे गवर्नमेंट आती है कि आप फ्रेड इक्वलाइजेशन पॉलिसी का यूज करो, जिससे जो आपकी फैक्ट्री महाराष्ट्र के अंदर है वो आपको बिहार के अंदर शिफ्ट करनी नहीं पड़ेगी। अब सिंपली यहाँ पे एक क्वेश्चन आएगा कि वो कैसे, क्योंकि मेरी जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो तो लगी रही है। तो गवर्नमेंट ये पॉलिसी के थ्रू ये कहती है कि आपकी जो फैक्ट्री महाराष्ट्र के अंदर थी उसको महाराष्ट्र के अंदर ही रखो, और जो आपका रॉ मटेरियल बिहार से आ रहा था उसको आने दो, और जो भी कॉस्ट आपकी ट्रांसपोर्टेशन की लग रही है वो हम आपको देंगे। अब एज अ बिजनेस ओनर मेरे माइंड में तो यही आएगा कि जब ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट गवर्नमेंट दे रही है तो मैं अपनी फैक्ट्री को बिहार में शिफ्ट क्यों करूं? मैं महाराष्ट्र से ऑपरेट करता हूं, जहां से मेरे को कई सारे इंटरनेशनल रूट्स की कनेक्टिविटी भी मिल जाती है और कई सारे पोर्ट्स भी, जिससे मैं इजीली एक्सपोर्ट भी कर पाऊंगा, और जो मेरा प्रोडक्ट है वो सेमी प्राइस में तो बन रहा है। अगर मैं बिहार में बनाता तो भी वो 50 रुपए का बनता, और अगर मैं महाराष्ट्र में बना रहा हूं तो भी 50 रुपए में, तो फिर मैं मेरी फैक्ट्री को बिहार के अंदर शिफ्ट क्यों करूं? और यही सबसे बड़ा कारण था कि जितनी भी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज थी और जितनी भी बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज थी वो सारी कोस्टल स्टेट्स के पास आने लगी, और बिहार के अंदर पहले से जो कुछ मिल्स थी या फिर जो फैक्ट्रीज थी वो भी वहां से शिफ्ट होने लगी, जिससे वो ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट कर पाए इंटरनेशनल मार्केट के अंदर। और कोस्टल स्टेट्स जैसे कि गुजरात, महाराष्ट्र और कर्नाटक वो बहुत ज्यादा ग्रो करने लगे, और वहां पे एम्प्लॉयमेंट जनरेट होने लगी, और जो पोटेंशियल डेवलपमेंट था बिहार का वो कहीं ना कहीं पीछे रह गया। अब इस मैप को ध्यान से देखिए, ये वो स्टेट है जिनके पास आयरन ओर के डिपोजिट्स हैं, जिसके अंदर आपको बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा देखने को मिलेगा, जो एक समय यूनाइटेड बिहार का पार्ट हुआ करते थे। अब ये दूसरा मैप देखिए, जहां पे आपको कोल रिजर्व्स देखने को मिलेंगे। इसमें भी जो ज्यादातर हिस्सा है वो आपको यूनाइटेड बिहार के अंदर देखने को मिलेगा। बट इतने सारे मिनरल्स होने के बाद भी फ्रेड इक्वलाइजेशन पॉलिसी की वजह से बिहार कभी भी ग्रो नहीं कर पाया, और ये सब चलता रहा 1993 तक, जब गवर्नमेंट ने इस पॉलिसी को विड्रॉ किया। बट तब तक बहुत ज्यादा देर हो चुकी थी, क्योंकि जो बिहार का पर कैपिटा इनकम 1947 के अंदर इंडियन पर कैपिटा इनकम का 50% हुआ करता था, वो आज सिर्फ 35% रह चुका है। और इन सारी चीजों की वजह से बिहार को एक और प्रॉब्लम से सफर करना पड़ा, वो है हमारा थर्ड पॉइंट, लैक ऑफ इंडस्ट्रीज। अब 1993 के अंदर गवर्नमेंट ने फ्रेड इक्वलाइजेशन पॉलिसी को तो विड्रॉ कर लिया था, बट तब तक बहुत ज्यादा डैमेज हो चुका था। एक समय था जब बिहार के अंदर इंडिया का 40% शुगर प्रोडक्शन हुआ करता था, जो आज सिर्फ 4% रह चुका है। और अगर हम राइस मिल्स की बात करें तो एक समय 3000 से भी ज्यादा हुआ करती थी, पर आज के समय उसमें से 2000 से भी ज्यादा राइस मिल बंद हो चुकी है ड्यू टू करप्शन और स्कैम। और आज बिहार ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की रैंकिंग के अंदर 26 नंबर है इंडिया के अंदर, जो एक बहुत बड़ा कारण है कि जितनी भी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज है वो बिहार के अंदर नहीं आना चाहती। और बिहार एक एग्रीकल्चरल इकोनॉमी है जिसकी 80% से भी ज्यादा पॉपुलेशन डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड करती है। बिहार आज इंडिया का चौथा सबसे बड़ा वेजिटेबल और 8वां सबसे बड़ा फ्रूट प्रोड्यूसर भी है। बट बिहार के जितने भी फार्मर्स हैं उनके सामने एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये है कि उनके पास जो जमीन है वो बहुत ज्यादा कम है, जिससे वहां पे जो फार्मिंग है वो बड़ी स्केल में नहीं हो पाती। और अगर किसी को वहां पे फैक्ट्री लगानी भी है और लैंड को एक्वायर भी करना है, तो जो वहां की लैंड है वो कई सारे फार्मर्स के पास है, जिससे उस लैंड को एक्वायर करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है, जो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। और कई बार कंपनीज को ये सारे हेडेक बिल्कुल भी पसंद नहीं है, इसलिए वो वहां पे आना ही नहीं चाहती। और अगर कंपनीज गवर्नमेंट के पास भी जाती है लैंड के लिए, तो गवर्नमेंट भी उनको बहुत ज्यादा घुमाती है, क्योंकि जैसे मैंने आपको पहले बताया कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के अंदर बिहार की रैंकिंग बहुत ज्यादा खराब
खराब है, जिससे कंपनीज बिहार को अवॉइड करना चाहती है। इसके साथ साथ इंडस्ट्री के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जैसे कि रोड कनेक्टिविटी, इलेक्ट्रिसिटी और जो बड़ी सिटीज के बीच में जो कनेक्टिविटी है, वो बहुत ज्यादा कम होने के कारण बिहार के अंदर इंडस्ट्रीज नहीं आना चाहती। और इसी वजह से आज बिहार के अंदर लेबर तो बहुत है पर जॉब नहीं, और कुछ इंडस्ट्रीज अगर बिहार के अंदर है भी तो उनको स्किल लेबर नहीं मिल रहे। इसलिए जो एक कॉमन बिहारी है उसको माइग्रेट करना पड़ता है गुजरात और महाराष्ट्र जैसे स्टेट के अंदर अपने सर्वाइवल के लिए। अब ये सब सुनने के बाद आप भी यही सोच रहे होंगे कि हाँ प्रॉब्लम तो है, बट इसका सॉल्यूशन क्यों नहीं हो रहा। जैसे हमने देखा कि 1993 के अंदर ट्रेड इक्वलाइजेशन पॉलिसी भी खत्म हो गई थी और उस पॉलिसी को खत्म हुए भी 30 साल हो चुके हैं, तो आखिरकार 30 सालों में डेवलपमेंट हुआ क्यों नहीं। और उसके पीछे कारण है हमारा चौथा पॉइंट, कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स। अब बिहार के अंदर जो कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स है उसकी जड़ें इतनी गहरी है, उसको आप इससे समझ सकते हैं कि जब इंडियन गवर्नमेंट ने 1991 के अंदर एलपीजी पॉलिसी को इंट्रोड्यूस किया था, तब पूरा इंडिया ग्रोथ और फॉरेन इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा था और स्टेट जैसे कि महाराष्ट्र, गुजरात और कर्नाटक अपने स्टेट्स के अंदर कई सारे इवेंट ऑर्गेनाइज कर रहे थे और जितने भी बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं उनको इन्वाइट कर रहे थे और कह रहे थे कि हमारे स्टेट के अंदर इन्वेस्टमेंट कीजिए और इंडस्ट्रीज बनाइए। बट उस समय जो बिहार के पॉलिटिशियंस थे वो ये नारे लगा रहे थे, विकास नहीं सम्मान चाहिए। और इस गंदी पॉलिटिक्स का अंजाम ये हुआ कि बिहार को ये तीन चीजें फेस करनी पड़ी। पहला, सोशल डेवलपमेंट ओवर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। बिहार के अंदर जो सोशल डेवलपमेंट था वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट से कई ज्यादा आगे बढ़ चुका था। बिहार की जो कॉमन पब्लिक थी वो ग्रोथ नहीं बल्कि कास्ट देख के वोट देने लगी थी। और दूसरा ये कि वहां पे जितने भी अपर कास्ट इंडिविजुअल्स थे जो बहुत ज्यादा अमीर हुआ करते थे, उन्होंने बिहार को छोड़ना शुरू कर दिया क्योंकि उन सबको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही थी वहां के सोशल एनवायरनमेंट की वजह से। और तीसरा ये कि जो बिहार की गवर्नमेंट थी उन्होंने सोशल डेवलपमेंट में ज्यादा फोकस किया, जिस वजह से जो उनकी इनकम सोर्स थी वो बिल्कुल भी नहीं थी और कोई भी सोर्स से रेवेन्यू नहीं आ रहा था, जिससे जो स्टेट गवर्नमेंट थी वो बहुत ज्यादा कमजोर होने लगी। और ये सब कारणों की वजह से हमें ये देखने को मिलता है कि बिहार के अंदर आजादी के बाद 40 बार से भी ज्यादा सरकार बदली है और 23 से भी ज्यादा चीफ मिनिस्टर चेंज हुए हैं। मींस बिहार के अंदर एवरेजली एक गवर्नमेंट 1.5 ईयर ही सस्टेन कर पाती है। और यही सबसे बड़ा कारण है कि गवर्नमेंट कभी भी डेवलपमेंट के ऊपर काम नहीं कर पाती और सिर्फ पॉलिटिक्स में ही रह जाती है। और इसीलिए आज भी बिहार इकोनॉमिक डेवलपमेंट के अंदर बहुत ज्यादा पीछे रह चुका है, जिस वजह से बहुत सारी ऐसी फील्ड्स हैं जिसके अंदर बिहार कभी भी ग्रोथ नहीं ले पाया, जैसे कि हेल्थ केयर और एजुकेशन। और इस टाइप की पॉलिटिक्स की वजह से वहां का जो एक आम युवा है वो एक चीज में पीछे रह गया, वो है एजुकेशन। और यही है हमारे वीडियो का 5th पॉइंट, एजुकेशन क्राइसिस ऑफ बिहार। इनसे मिले, ये है रूबी रॉय जिन्होंने आर्ट्स के अंदर टॉप किया था बिहार बोर्ड के क्लास 12th के अंदर। ज्योग्राफी, म्यूजिक और पॉलिटिकल साइंस। कौन साइंस? पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस वो क्या होता है? पॉलिटिकल साइंस वो क्या होता है? वो क्या होता है? पॉलिटिकल साइंस या नया सब्जेक्ट हम सुन रहे, क्या चीज़ है? खाना बनाने के बारे में। और ये है क्लास 12th के साइंस के टॉपर। कौन सा है पीरियडिक टेबल में? मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट पीरियोडिक टेबल में कौन सा है? एल्युमिनियम। एल्युमिनियम। वो कैसे एल्युमिनियम मोस्ट रिएक्टिव में सबसे ज़्यादा सेंसिटिव एलिमेंट कैसे हुआ एल्युमिनियम? मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट एल्युमिनियम कैसे है? ये तो थे सिर्फ 2 स्टूडेंट और न जाने कितने सारे और स्टूडेंट होंगे इन जैसे जो इस एजुकेशन स्कैम के अंदर होंगे। और इन सारे एजुकेशन स्कैम का नतीजा ये है आज बिहार की लिटरेसी लोएस्ट है इंडिया के अंदर। और ये सब होने के बाद जब 2017 के अंदर एग्जाम्स को सही से कंडक्ट किया गया तो उसमें 64% से भी ज्यादा स्टूडेंट्स फेल हो गए। और जब गवर्नमेंट से पूछा गया कि आखिरकार इतनी फेलियर रेट का कारण क्या है, तो गवर्नमेंट ने कहा कि हमने एग्जाम को इतनी अच्छे से कंडक्ट किया और इतनी स्ट्रिक्ट तरीके से कंडक्ट किया कि कोई चीटिंग ही नहीं कर पाया, जिस वजह से इतने ज्यादा स्टूडेंट्स फेल हो गए। और आज भी हमें बिहार से पेपर लीक जैसी न्यूज सुनने को मिलती है जिससे कई सारे स्टूडेंट्स का फ्यूचर बर्बाद हो जाता है। और ये खराब एजुकेशन सिस्टम बिहार की जितनी भी दूसरी इंडस्ट्रीज है उनको भी बहुत ज्यादा इफेक्ट कर रहा है, जो बिहार के कॉमन लोगों को दूसरे स्टेट्स के अंदर माइग्रेट करने के लिए मजबूर कर देता है। अब हम आते हैं हमारे 6ठे पॉइंट के ऊपर, वो है जियोग्राफिकल डिसएडवांटेज। जब भी बात आती है बिहार के डेवलपमेंट के बारे में तो वहां के पॉलिटिशियन एक चीज जरूर कहते हैं कि हमारे पास कोस्ट लाइन नहीं है जिससे हम बाहर के देशों में ट्रेड नहीं कर पाते, जिस वजह से हमारी इकोनॉमी ग्रो नहीं कर रही। और एक बार नीतीश कुमार ने भी ये कहा था, ये सही बात है कि कोई बड़ा उद्योग यहां कोई आना नहीं चाहता। ये चारों तरफ कहीं कोई समुद्र नहीं, जो समुद्र के नजदीक वाले इलाके होते हैं वहीं पर लोग लगाते हैं। हाँ, इनकी बात थोड़ी बहुत तो सही है क्योंकि जहाँ पे कोस्ट लाइन होती है वहाँ पे ट्रेड इजीली होता है और उससे इकोनॉमी को थोड़ा बहुत बूस्ट जरूर मिलता है, बट ये पूरा सच नहीं है। इस चार्ट को अच्छे से देखिए, आपको बिहार के अंदर कितनी फैक्ट्रीज दिख रही है। अब पंजाब, हरियाणा और मध्य प्रदेश को देखिए, वहां पे कितनी फैक्ट्रीज है। अब ये तीनों स्टेट भी बिहार की तरह लैंड लॉक तो है ही, तो फिर ये क्यों डेवलप कर रहे हैं? इसलिए जो ये आर्ग्यूमेंट दिया जाता है कोस्टल लाइन वाला, ये बिल्कुल भी रीजनेबल नहीं है। बिहार के ना डेवलप होने के पीछे एक और बहुत बड़ा कारण
है वो है वहाँ के मैसिव फ्लड्स। मॉनसून के अंदर रिवर्स लाइक गंगा, कोसी, गंडक, सोन, पुनपुन, फाल्गुन जैसी कई सारी नदियां हैं जो अपने साथ बहुत सारा पानी लाती है और बाढ़ भी, जिससे बिहार मैसिव फ्लड्स को फेस करता है, स्पेशली नॉर्दर्न बिहार। और इससे कई सारे लोगों की जो रोजमर्रा की जिंदगी है वो भी बहुत ज्यादा इफेक्ट हो जाती है। ये सारे फ्लड्स पब्लिक प्रॉपर्टी को तो डिस्ट्रॉय करते ही है, बट उसके साथ साथ जो एग्रीकल्चरल लैंड है उसको भी बुरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देते हैं। और फ्लड्स के कारण सिर्फ बिहार के अंदर पिछले 45 सालों के अंदर 9,500 से भी ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। अगर मैं इस वीडियो के कंक्लूजन की बात करूं तो मैं ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहूंगा, बस इतना ही कहूंगा कि वहां की जो लोकल गवर्नमेंट है वो वहां पे जितनी भी पॉलिसीज हैं और जो स्कीम्स हैं उसको अच्छे से इंप्लीमेंट करे, जिससे वहां की ज्यादा से ज्यादा ग्रोथ हो पाए। और जो मेन चीज है वहां की एजुकेशन, उसके ऊपर फोकस करे, जिससे वहां के जो यूथ है वो इंपावर हो सके और ज्यादा से ज्यादा अपने स्टेट के डेवलपमेंट के अंदर अपना योगदान दे पाए, जिससे वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रो करेगा, अच्छी रोड्स बनेगी, जिससे इंडस्ट्रीज अपने आप वहां पे आएगी। और मुझे पूरा विश्वास है कि बिहार जो एक समय पे इतना समृद्ध हुआ करता था वो फिर से समृद्ध जरूर होगा, क्योंकि ये वही बिहार है जहां का अगर एक आम आदमी पूरी लगन के साथ कोई काम को शुरू कर दे तो वो पहाड़ भी काट लेता है। तो आज की वीडियो में इतना ही। मैं प्रेमराज पुरोहित आपको एक और नए टॉपिक के साथ मिलूंगा, एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।